I spend less time worrying and more time smiling. Remember, happy people are more successful. Today is 20th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 22 करंट अफेयर्स के आंसर्स हैं। काला पानी बॉर्डर इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में। एक्सरसाइज अल नगह 3 बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। जापान एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट है सेनकाकू आइलैंड का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करते हैं। 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म इंडिया और चाइना के बीच स्टार्ट होने की बात थी। क्विज नंबर 23 कंप्यूटर्स आज के सवाल हैं। इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी डीओएस का क्या मतलब होता है? साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बियरिंग होता है उनमें। वाई, इसका रीजन क्या है? फिजिक्स का क्या प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है? देन डकडगो इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? द फुल फॉर्म ऑफ सिम होती है मोबाइल में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है। एक्सुबरेंस का मतलब होता है जोश, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी। फिनेस का मतलब होता है चालाकी, इंट्रिकेट एंड रिफाइंड डेलिकेसी, स्किल, सटल, एक्सपर्टीज। सेवर का मतलब होता है अलग करना, कट ऑफ, डिवाइडेड बाय कटिंग और स्लाइसिंग। पॉइग्नेंसी का मतलब है दैट इज वेरी मार्मिक, यूक्रेन में जैसा लॉसेस हुए हैं, दिस इज अ पॉइग्नेंट पॉज। डेफ्ट का मतलब होता है निपुण, अकॉम्प्लिश्ड विद अ ट्रेन्ड एबिलिटी। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सीसेट का आरसी है आज के लिए। ट्राई टू रीड दिस आरसी एंड आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज सीसेट के ये 2 सवाल हैं। ट्राई टू आंसर देम एज वेल। ओके, देन ये सीसेट के 2 सवाल हैं। ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस एज वेल। सो दिस इज 20th of May 2022. Let us have this discussion. The Hindu newspaper Delhi edition. See, सेंटर ये है पैंगोंग ब्रिज इज इन ऑक्यूपाइड टेरिटोरी। सेंटर क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। एक ब्रिज बन रहा है, चाइना ब्रिज बना रहा है पैंगोंग सो लेक पे ईस्टर्न लद्दाख में, जो विच इज ऑक्यूपाइड टेरिटोरी। तो लास्ट ईयर जो गलवान क्राइसिस हुआ था, तब से ये जो पैंगोंग सो लेक है, इसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास है, 2/3 पार्ट चाइना के पास है। चाइना जो स्टेटस क्वो है LSC का, उसको यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से LSC में क्लैशेस हुए थे लास्ट ईयर। ऑल्दो 15-17 राउंड्स ऑफ टॉक हुए, बट अभी तक इसमें कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। LSC जो डिस्प्यूट है ये सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। तो द बेस्ट थिंग इंडिया जो कर सकता है यहाँ पे वो ये होगा कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी प्रेजेंस, अपनी जो सिक्योरिटी है बॉर्डर एरिया में, उसको लेवल अप करें। दिस इंडिया शुड डू। एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम है, इसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। ये दोनों ऑप्शंस हमको ओपन रखने चाहिए। देन दिस इज सुप्रीम कोर्ट सेज सेंटर स्टेट हैव इक्वल पावर टू मेक GST रिलेटेड लॉज। दिस इज रियली गुड। तो ये पावर जो डिसीजन आया है, ये इंश्योर कर रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो इट कंफर्म्स गुजरात हाईकोर्ट रूलिंग, गवर्नमेंट कैन नॉट लेवाई IGST ऑन ओशियन फ्रेट इंपोर्ट्स। सी, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे एक डिसीजन दिया, जजमेंट पास किया कि इंपॉर्टेंस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। GST को गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया था। GST में बहुत सारे टैक्स सब्ज्यूम हो गए थे, सब्ज्यूम टैक्स हुए थे बहुत सारे स्टेट लेवल के टैक्सेस भी। तो स्टेट्स ने गुडविल में अपने बहुत सारे टैक्सेशंस थे, उसका पावर ड्रॉप कर दिया और वो सब इंक्लूड हो गया GST में। तो द पॉइंट इज, अब ये जो GST बना है, स्टेट्स की जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिकॉज सम स्टेट्स आर से मैन्युफैक्चरर स्टेट्स हैं, उन्होंने एप्रीहेंशंस किए थे कि उन्हें GST रिजीम आने से डिफ़िकल्टी होगा, जो रेवेन्यू है उसका लॉस होगा। उसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा सेस बनाया गया। सेस एक टैक्सेशन होता है जो पर्टिकुलर कॉज के लिए होता है।
ये जो सेस पुल बना, इससे जीएसटी कंपनसेट करने की बात थी राज्यों को, जिनको जीएसटी के कारण टैक्सेशन का लॉस हो रहा था। तो आइडिया यहाँ पर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल, साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग लॉज ऑन जीएसटी। रिकमेंडेशंस जो जीएसटी पे है वो भी उन पे बाइंडिंग नहीं होंगी। दिस इज अनदर थिंग। जो आर्टिकल 279A है, 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल बनी। अब जीएसटी काउंसिल का भी जो होता है, डिसीजंस होते हैं, तो हमने क्विज में भी देखा था, मोस्ट ऑफ द जो डिसीजंस होते हैं ना, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होते हैं, बाइंडिंग नहीं होंगे। ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई किया। कोर्ट का जो डिसीजन है वो गुजरात हाई कोर्ट का जो रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग है, कंफर्म किया उसे कि सेंटर कैन नॉट लेवाई इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन ओशन फ्रेट फ्रॉम इंडियन इंपोर्टर्स। जो रिकमेंडेशंस हैं जीएसटी काउंसिल की, वो एक कोलैबोरेटिव डायलॉग होता है। ये रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है। इससे सवाल आ सकता है, रिकमेंडेटरी इन नेचर। रिकमेंडेशंस एक पर्सुएसिव वैल्यू होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। बाइंडिंग होगा तो फिस्कल फेडरलिज्म डैमेज होगा। आर्टिकल 246A है, तो इसमें ये लिखा है स्टेट्स पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट यूनियन एंड स्टेट एज इक्वल यूनिट्स। तो ये कॉन्फर करता है साइमल्टेनियस पावर इनेक्टिंग जीएसटी का। आर्टिकल 279 में जो जीएसटी काउंसिल भी है, ये जो है एज अ टीम वर्क करेगी और बाइंडिंग नहीं होगा यहाँ पे। सो दिस इज न्यू, दिस इज आज ये न्यूज़ देखा है, इसको अभी हम और कंटिन्यू करेंगे। इस पे एडिटोरियल टेक भी आएगा और कॉलम्स एंड आर्टिकल्स भी बड़े अच्छे आने वाले हैं। सो वी विल ड्वेल फर्दर। अभी के लिए क्या होगा, गुड्स इंपोर्टर्स get some relief as they are no longer liable to pay GST on ocean freight charges, because ये जो coastal states है ना, ये import भी कराते हैं, export भी कराते हैं। तो goods importers get some relief as they no longer liable to pay GST on ocean freight charges, could seek refunds for past payment as well। past payment में GST वापस वो refund मांगेंगे। सेंटर एंड जो स्टेट्स है, फाइनेंस मिनिस्टर बिलीव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओनली रीट्रेट द स्पिरिट ऑफ जीएसटी काउंसिल की फंक्शनिंग। तो जीएसटी काउंसिल में वैसे भी सब कंसेंसस बेस्ड होता था। काउंसिल में भी समन सून टू डिस्कस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो सी दिस इज द हाईलाइट, लेट अस वेट, अभी इस पे और क्लैरिटी आएगा, देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। सो फिलहाल के लिए ये कहा गया है कि जीएसटी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह रखना है। जो यहाँ पे इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है जीएसटी काउंसिल की, वो नॉन बाइंडिंग होगी, रिकमेंडेटरी इन नेचर होगी। तो यहाँ पे अभी फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने भी ये बताया था, वोंट इम्पैक्ट जीएसटी रिजीम। आगे बिजनेस सेक्शन पे एक आर्टिकल है। ओके, सो दिस इज जीएसटी। जीएसटी के बारे में हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी किन किन टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी से कैस्केडिंग कैसे कम हो गई, क्योंकि जीएसटी आया था 2017 में, अभी आ रहा है 2022, 5 साल है, और हर जगह इसके रिव्यू की बातें चल रही है, 5 इयर्स। तो ये इस साल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस जीएसटी। ओके, दिस इज अ रियली गुड न्यूज। पैकिंग अ पंच, बॉक्सर निखत जरीन क्लिंच द कोवेटेड गोल्ड एंड फ्लाईवेट 52 kg facile 5-0 win, excellent, this is really really good। तो ये वर्ल्ड विमेंस चैंपियनशिप हुआ इस्तांबुल में, तो इसमें टॉप शो हुआ। इसके अलावा हमारे देखो विमेन बॉक्सर्स कितने अच्छे रहे, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल एंड लेखा केसी। सो दिस इज रियली गुड। निखत is the only Indian women to clinch two gold at this tournament. This is really really good. So these are our sports persons. So this is the front page of the Hindu. अब ये एडिटोरियल है बाय द बुक। यहाँ लिखा है जो भी रिजर्वेशन की बात की गई है ओबीसी का 14% इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लोकल जो चुनाव हैं ग्राउंड लेवल पे, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको ऑर्डर किया है, उससे रिलेटेड है। लेट अस वेट। कोर्ट ने ये कहा है रिजर्वेशन शुड सर्व अ डेवलपमेंट पर्पस एंड नॉट बी अ वेपन ऑफ डिवाइसिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिजर्वेशन प्राइमरली प्रोवाइड किया जाता है वो ये होता है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन ऑफ डिवाइसिवनेस। दिस इज द मैसेज।
देन दिस इज देयर। अब ये है क्रशिंग लाइव्स। यहाँ बेसिकली क्वारीज की बात किया। ये क्या होता है, जैसे स्टोन क्रशर आप देखते हो, माइंस होता है ना। कल सत्यभामा क्विज में भी उसका आंसर माइनिंग होगा। माइनिंग तो एक्चुअली क्या होता है, माइनिंग हुआ, क्वारी जहाँ पे स्टोन क्रशिंग एक्सेट्रा हो रहा है, यहाँ डिसीजेस भी होती है, जो वर्क रिलेटेड डिसीजेस भी होती है। अब यहाँ अगर प्रॉपर सेफगार्ड नहीं हो तो ये जो होता है ना, हैजार्ड से कन्वर्ट हो जाता है डिजास्टर में। तो जैसे यहाँ कुछ जगह हुआ कि अगर वहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए, भूस्खलन हो गया, या फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, नेचर का तो लॉस हो रहा है, साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सच माइनिंग एरियाज में। सो ये जो माइनिंग एरियाज है इनको प्रॉपरली रेगुलेट एंड मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जैसे वेस्टर्न घाट है, इसमें गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी, तो ये जो कमिटीज थी इन्होंने बताया वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली बड़ी सेंसिटिव है। सो इधर ज्यादा जरूरत होगा हमें कि हम एनवायरनमेंट का सेफगार्ड करें। अब वेस्टर्न घाट वैसे भी मिनरल रिजर्व्स से काफी एनरिच्ड है। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो डिपेंडेंट होती है इन मिनरल्स पे फॉर देयर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो वो एट टाइम्स यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या फिर जो लेबर कंसर्न्स है उसको इग्नोर करती है। दिस शुड नॉट बी देयर। ये ब्रिजिंग द हेल्थ पॉलिसी टू एग्जीक्यूशन चार्ज सी। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तीन होता है हेल्थ केयर में। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक टर्शरी, वैसे एक सुपर स्पेशलिटी भी होता है। अक्सर जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है ना, हम इसको इग्नोर करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर अगर स्ट्रांग है, जैसे कि आपको डोर स्टेप पे प्राइमरी हेल्थ केयर मिल रहा है, हर मोहल्ले में है, सोसाइटी में आपको पीएचसीज मिल रहा है, तो बहुत सारा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो बेटर इंप्लीमेंट होगी, मॉनिटर होगी। प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। टर्जरी इज इंपॉर्टेंट बट पीएचसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ जो बात है वो है कि गवर्नमेंट ने अभी एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट निकाला है पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट काडर का। कोविड-19 में हमने देखा कि मैनेजमेंट अगर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके इनपुट के थ्रू हो तो बेटर मैनेजमेंट हो पाता है, बिकॉज दे आर मोर फैमिलियर विद द ग्राउंड रियलिटी, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट्स। सो पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट काडर हो, एक डेडिकेटेड काडर हो। देन इसके अलावा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड करके एक एडिशन भी निकाला है कि हम हेल्थ में क्या प्रोटोकॉल्स करेंगे, जीडीपी का कितना परसेंटेज देना चाहिए, लाइक दैट। तो अभी प्राइमरली दिस इज जस्ट एन आर्टिकल, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। हमें बैकग्राउंड ये पता होना चाहिए कि हेल्थ शुड बी आवर प्रायोरिटी नाउ। अगर हम पिछला कुछ टाइम देखें तो ये बड़ा डिफिकल्ट रहा है हमारे लिए। अगर डिसीजेस का देखें तो रेगुलर इमरजेंस, जैसे यहाँ से देखिए 2005-06 में स्वाइन फ्लू आया, इनिशियल थ्रेट एवियन फ्लू आया, फिर स्वाइन फ्लू आया 9-10 पे। एवियन फ्लू किस वायरस से होता है, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है, मैंने टेलीग्राम पे मेडिकल हेल्थ केयर करके एक पीडीएफ शेयर किया था, उसको एक बार देखना। इस बार मेडिकल हेल्थ केयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी, पॉलिसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में इससे सवाल आ सकते हैं। तो एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू दोनों किस वायरस से होते हैं, आंसर। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न 5 ऐसी डिक्लेयर की गई 9-19 में। इसके अलावा जीका, इबोला, देन दिस इज क्रीमियन कॉन्गो, देन हेमोरोहैजिक फीवर, निपाह वायरस, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन हो गई है। जूनोटिक डिसीजेस क्या होती है, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल भी हो सकती है, जूनोटिक डिसीजेस। सो जूनोटिक डिसीजेस आर ऑन राइज, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोविड इज नॉट फर्स्ट पैंडेमिक एंड डेफिनेटली इट इज नॉट द लास्ट, इससे और सीवियर पैंडेमिक आने वाले हैं। तो हमें प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए इसके रेस्पॉन्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट, देन थिंक टैंक, पब्लिक, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एवरीबडी दे शुड बी इन सेम पेज। तो कंटिन्यूइंग रोल इन केयर है, ऐसे करके इन्होंने IPHS एक बनाने की बात है, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड गाइडलाइन, और एक हेल्थ मैनेजमेंट का कार्डर, ये 2 चीज़ है। स्टेट्स को काफ़ी हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है, बिकॉज स्टेट्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और रेवेन्यू उनको अब जनरेट हो नहीं रहा है, तो उनको जैसे फिजिकल हेल्थ है, बट एट द सेम टाइम जो डिसीजेस का स्प्रेड होता है, पैंडेमिक का स्प्रेड होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन डिलीवरी का भी जो मैकेनिज्म है, स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने
5 साल 21-26 के लिए, और प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ने भी एलोकेट कर रखा है सर्टेन फंड्स स्टेट को भी, एंड देन सर्टेन डिसीजेस को फाइट करने के लिए। तो इन सब की टोटलिटी से ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करना चाहिए पीएचएमसी और रिवाइज्ड आईपीएचएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दीज आर द थिंग। ये दो नाम बस याद रखना है। पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट काडर, एक डेडिकेटेड पूल बन रहा है, काडर बन रहा है स्टाफ का, जो डेडिकेटेडली डिसीजेस, पैंडेमिक एटसेट्रा को फाइट करने में हेल्प करेंगे। और एक ये नई गाइडलाइन है आईपीएचएस। ओके, पॉकेट्स ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी, दिस इज अ रियली गुड आर्टिकल। इस आर्टिकल में प्राइमरली बायोस्फेयर्स की बात की है। बायोस्फेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व है 1971 यूनेस्को। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इसमें एक्चुअली पूरा साउथ एशिया के अलग अलग बायोस्फेयर, और कुछ जगह नहीं है तो क्यों नहीं है, बायोस्फेयर होने चाहिए, ये सब डिस्कशन किया है। तो एक रिपोर्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इसका रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ 2019 में रिलीज हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी IPBES एट द यूनेस्को हेडक्वार्टर। सो क्या आइडेंटिफाई किया, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है वो रियल है। मेन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण हो रहा है। इन्वेजिव स्पीशीज, देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, इन सब के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स वो जगह होती है, तो जैसे सैंक्चुरीज होती है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी भी हो रही है। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। देन बायोस्फीयर ऐसे डिजाइन होते हैं कि वहाँ पे ट्राइब्स भी होती है और नेचर भी होती है, रिसर्च वर्क भी चल रहा है, सब इन सिंक चल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, टोडा ट्राइब भी रह रही है, और फिर एनिमल्स भी हैं, फ्लोरा फोना, रिसर्च, एवरीथिंग सब सिंक में। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्लेसेस वेयर ह्यूमन लिव्स इन हार्मनी विद नेचर, and then there is an effective combination of sustainable development and nature conservation. अगर बात करें तो पहला बायोस्फीयर जो था, फर्स्ट बायोस्फीयर यूनेस्को 2000, ब्लू माउंटेन नीलगिरीज थे। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में ये स्प्रेड है। 12 साइट्स अभी हो चुकी है बायोस्फीयर की, और लेटेस्ट है पन्ना, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। ये जितनी भी 12 बायोस्फीयर साइट्स हैं, अब रिमेंबर दिस इज यूनेस्को वाली साइट, यूनेस्को रजिस्टर्ड। वैसे तो कुछ साइट्स और भी हैं बट वो यूनेस्को में नहीं है अभी। यूनेस्को की इन 12 साइट्स के नाम बताइए। ओके, पहला है दिस नीलगिरी, और लेटेस्ट है पन्ना। इसके अलावा कंचनजुंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंटिन्यूसली सवाल आए हर सेकेंड थर्ड ईयर, तो ये बड़ा अच्छा मॉडल। एक्चुअली कंचनजुंगा बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला इकोसिस्टम भी है, इसमें हाईएस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड भी है, 8586 मीटर हाइट पे। तो यहाँ पे जो अल्पाइन, ऑर्चिड, रेयर प्लांट स्पीशीज, ये सब भी मिलता है। 35,000 पीपल भी यहाँ पे रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, क्रॉप प्रोडक्शन, फिशरिंग वगैरह सारा। तो कंचनजुंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात यह है कि हम साइंस बेस्ड मैनेजमेंट करें, बायोस्फीयर्स को सस्टेनेबल बनाएं, बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करें, ग्रूम करें, क्लीन एनर्जी रखें, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब रेगुलर बात यहाँ पर है। ओके, मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है दिस इज कैन इंडिया री इमेजिन साउथ एशिया, और दिस इज रूरल इन्फ्लेशन पीक हो रहा है, नॉट राइट। शुगर एक्सपोर्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम विद इन जापान, दिस इज सैल्मोनेला इन्फेक्शंस, ये यूरोप में काफी देखने को मिल रहे हैं, ईस्टर एग्स वगैरह यहाँ पे। ओके, देन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना। यूनियन कैबिनेट ने अभी कहा कि हम बायोफ्यूल 20% तक इंक्लूड करेंगे बाय 2030-35। इससे क्या होगा, 20% फॉसिल फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमको हमारा पैसा बचेगा, और दिस विल हेल्प कि एनवायरमेंट के लिए भी करेक्ट होगा, लाइक दैट। अब एक इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये बोलता है 20% इथेनॉल जो है हमसे 2025 तक अगर लाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो इसके लिए 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड चाहिए होगा। बिकॉज ये आएगा कहाँ से इथेनॉल, शुगर केन से, या फिर प्लांट बेस्ड होगा ये, तो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर लैंड हमें चाहिए होगी, मेज कल्टीवेशन एटसेट्रा में। तो क्या ये वर्थ होगा इतने में? क्या हम सोलर एनर्जी नहीं कर लें और सोलर एनर्जी में कंप्लीट ट्रांजिशन नहीं कर लें? ये सवाल है।
तो इंडिया की ये पॉलिसी है, नीति आयोग ने भी कहा था कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया ट्राई कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये आएगी ना, इथेनॉल के लिए हमारा जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स है इनके इंजन में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, और फिर उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी कम होगी। तो इट इज़ नॉट दैट इजी। जैसे E20 फ्यूल जो होगा वो मतलब 20% ब्लेंडेड इथेनॉल, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो क्या ये वर्थ रहेगा, इस बात पे भी सवाल है। ये अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। यहाँ जो प्राइमरली बात है वो ये है कि जिस तरीके से बच्चों का एक्सपोजर हो रहा है आज की डेट में इंटरनेट में, और इंटरनेट में एवरीथिंग इज़ नॉट रियल। तो द पॉइंट इज़ बच्चे जो हैं ये कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। एट टाइम्स बच्चों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। एक एक स्टूडेंट है वो गेम्स खेलने लग गया, अब उसको उस बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स को बता देंगे दिस एंड दैट। तो इसलिए पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चे हैं इनका जो इंटरनेट प्रेजेंस है ये पेरेंट सुपरविजन में होना चाहिए, पेरेंट सुपरविजन में। सेकंड पेरेंट्स को भी बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन स्टार्ट्स बुलिंग एंड ब्लैकमेलिंग देम। पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड उनका रहना, कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो यहाँ पे डिस्कस किया है। बिकॉज जिस तरीके से यंग पॉपुलेशन का इंटरनेट एक्सपोजर हो रहा है ये सबके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है, स्पेशली पेरेंट्स एंड एल्डरली के लिए, कि इन यंगस्टर्स का दिस जो इंटरनेट एक्सपीरियंस है वो कोई दिस वर्स्ट इंटरनेट नाइटमेरिश नहीं हो जाए, लाइक दैट। ओके, सो द चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट, बिकॉज इंटरनेट इज लाइक अ डबल एज्ड सॉर्ड, इसका यूटिलाइजेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है व्हेन कंफर्ट इज अ के ड्रामा, इसका भी बड़ा क्रेज चलता है। देन नो योर इंग्लिश। देन यहाँ पे लिखा है व्हेन इज ही लीविंग, व्हेन यू नो दैट ही विल बी लीविंग डेफिनेटली बट डोंट नो व्हेन, तो आप बोलोगे व्हेन इज ही लीविंग। व्हेन विल ही लीव मतलब आप पूछ रहे हो कब होगा, ऐसा, लाइक दैट। देन दिस इज इंग्लिश प्रोनाउंस स्टोव लाइक टो, गो, ओ, लाइक दैट। गो बनानास का मतलब होता है कि ये अमेरिकन स्लैंग है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत एक्साइटमेंटेड इमोशनल, तो लाइक गो बनानास। ही वेंट बनानास व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ही वेंट बनानास व्हेन ही सॉ हर, सो लाइक दिस इज दैट। देन बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, द नेक्स्ट रूल इज, हमें पता है राइटिंग में, जैसे कल या परसों एक आर्टिकल में हमने देखा था, एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करो, राइटिंग में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो, इजी वर्ड्स लिखो, कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट पर्सन ज़्यादा रखो, फर्स्ट पर्सन में लिखो, तो इससे प्रिसाइज होती है, करेक्ट होती है आंसर राइटिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ईजी टू रीड होती है। ये चीज़ आपको ऐसे में बड़ा काम आएगा। तो पैसिव इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, वर्बोसिटी होती है इसमें। ओके, ऑलवेज ट्राई टू कीप इट सिंपल, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। देन स्पीक और राइट करते हैं तो कई बार हम वीजल वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन देते नहीं है। जैसे लोन मेला, लिमिटेड फ्रीडम, फ्रीडम भी है बट लिमिटेड है, पीस ऑफेंसिव है, वर्ड ही चेंज हो गया वो ऑफेंसिव पीस, तो ये वीजल वर्ड्स होते हैं। तो वोकेबुलरी भी जो होती है ना, इन यूज कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी भी हमें डेवलप करना चाहिए। ओके, अब दिस इज नेक्स्ट वन, पैंगोंग ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज इन ऑक्यूपाइड टेरिटोरी, प्राइम मिनिस्टर साहब जापान जाएंगे फॉर क्वाड समिट। अब ये वाला कौन सा क्वाड है, ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक और कौन सी है, यूएसए, ये चार वाला है। ऐसा एक मिडिल ईस्ट वाला क्वाड भी है, उसके चार कंट्रीज कौन है, आंसर दिस इज क्वाड समिट नेक्स्ट वीक। देन ईडब्ल्यूएस पे हियरिंग होगा, उबर को अब पता चल जाएगा ड्रॉप लोकेशन क्या है, दिस इज रियली गुड, वरना अक्सर फिर राइड कैंसिल हो जाती है, काफी डिफिकल्टी होती है उसमें। रेडी टू डिस्कस टर्कीज कंसर्न, टर्की वीटो लगा रहा है कि इन दोनों कंट्रीज को, स्वीडन को और फिनलैंड को नेटो में नहीं लेना है। बट अब जो मिस्टर बाइडन है और ये दोनों कंट्रीज के चीफ हैं, स्वीडन प्राइम मिनिस्टर एंड फिनलैंड प्रेसिडेंट, दे वांट टू गेट इनटू नेटो। यूएस ने अब देखो 40 बिलियन यूक्रेन को दिया है, 4 बिलियन श्रीलंका को भी दे दो। चाइना फेल्ड टू चेंज तिब्बतन पीपल्स माइंड, श्रीलंका इज ऑल्सो डेमोक्रेसी। Dalai Lama ji meets US envoy on Tibet. So this is there. Dalai Lama is a post. Okay. Jets hired by military to deliver baby food in USA. Supreme Court का verdict will not alter the GST regime. Finance Ministry ने कहा. Then equity indices plunge हुए हैं.
सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. ओके, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ. इसमें दो और हैं. बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में पढ़ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज़ादी का अमृत महोत्सव, बिपिन चंद्र पाल जी. और 20 मई जो होता है ये वर्ल्ड बी डे है. बीज जो होती है ना, मधुमक्खियां, ये इंडिकेटर है हेल्दी इकोसिस्टम का. बायोडाइवर्सिटी इन्हीं से होता है, पॉलिनेशन इन्हीं से होता है, फूड सिक्योरिटी इन्हीं से होता है. तो अगर बी नहीं है तो हम भी नहीं है. दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट. तो सॉलिटरी नहीं होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं. ये इनके बारे में ये लिखा हुआ है. अब इतनी इनकी फैमिलीज होती है. तो अभी वर्ल्ड बी डे है, वर्ल्ड बी डे 20 मई 2022. बी का जो हनी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. और ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक लाइक सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्राइबल पीपल एटसेट्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बी डे. Okay, so this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.